आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स। यहाँ पर इस वीडियो में क्लास 11th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की ये पहली क्लास है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे क्लास पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें इन्हें इसमें पढ़नी है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं, तो जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की होगी, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में पढ़ी होगी, जिस भी क्लास में पढ़ी होगी, तो उसमें आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, साइन, परिचित होंगे आप इससे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ कोई ना कोई एंगल मर्ज किया जाता है। इनमें कोई ना कोई एंगल साथ में लगा होता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी। डिग्री में 60 डिग्री, 45, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंगल के साथ जब आते हैं तो कई तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं, कई तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। इन्हीं सारी चीजों को इस चैप्टर में हम देखेंगे। इस चैप्टर में, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इन 6 फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही सारे के सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, जब भी इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो ये ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा किसी ट्रायंगल के लिए जो है वो उसकी पढ़ाई हम करते हैं। ट्रायंगल में जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है ये पढ़े जाते हैं। ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को ऑपरेट करके कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा राइट एंगल के अलावा एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑपरेट करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस राइट एंगल से रिलेट करके क्वेश्चंस बनेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अदर ट्रायंगल से रिलेट करके भी क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन शुरुआती जो चीजें आपको पढ़नी है वो मैक्सिमम राइट एंगल्स पे बेस्ड पढ़नी है। हालांकि फिलहाल पहली एक आध क्लासेस में जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एक आध क्वेश्चंस में मिलेंगे। पहले हम जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की पढ़ाई करेंगे, जैसे साइन आपको पढ़ना है, कॉस आपको पढ़ना है, टेन आपको पढ़ना है, तो ये फंक्शंस जो होते हैं ये बिना एंगल के अधूरे होते हैं। जब तक इन फंक्शंस को किसी एंगल पर ऑपरेट नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई मतलब है नहीं। यानी कह सकते हैं कि इसके साथ जो भी लगा हुआ होगा उसको इस फंक्शन का एंगल कहा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन और एंगल मिलकर जो बनाएंगे उसी को आपको पढ़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। ठीक, पहले हम एंगल से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि एंगल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे इनको मेजर किया जाता है, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं एंगल्स को। जैसे कि आपने कहीं पर देखा होगा 60 डिग्री लिखा हुआ, कभी आपने π/3 भी इसको लिखा हुआ देखा होगा। तो ये क्या है और ये क्या है, और इनके अलावा क्या कोई और भी हैं। आप जानते हैं दोनों ही वैल्यूज सेम है, 60 डिग्री और π/3 दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो कब 60 डिग्री यूज करेंगे, कब π/3 यूज करेंगे, इन दोनों को यूज करने के क्या मेथड्स हैं, ये मेजरमेंट का कौन सा मेथड है, ये मेजरमेंट का कौन सा मेथड है, ज्यादा सही सटीक मेथड कौन सा है, ये सारी की सारी चीजें हम पहली 1-2 क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, कहने का मतलब चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, लेकिन पहली 1 से 2 क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एंगल्स के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स को जानेंगे कि एंगल्स किस किस तरीके के होते हैं, उनको कैसे कैसे मेजर किया जाता है और उनको कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंगल्स को मेजर करने के कितने सिस्टम्स होते हैं और उन सिस्टम्स में आपस में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहली जो चीज हम करेंगे पहली शुरुआत की क्लासेस में वो ये करेंगे कि एंगल्स के विषय में पढ़ेंगे। जब एंगल्स के विषय में जान जाएंगे तब एंगल्स को फंक्शन के साथ मर्ज करके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम सीखेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहली शुरुआत जो हम करेंगे वो एंगल्स के विषय में करेंगे। हेडिंग भी है आपकी एंगल।
तो सबसे पहले जान लीजिए एंगल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए किसी एक पॉइंट से आप एक इनिशियल लाइन खींच दीजिए, एक लाइन मान लीजिए हमने कोई खींच दी। सबसे पहले जो हमने किसी पॉइंट को एक सेंटर मान के एक लाइन खींच दी, क्योंकि पहले ये लाइन हमने खींची है तो इसको हम कह देंगे इनिशियल लाइन। क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे इनिशियल लाइन। अब इस इनिशियल लाइन के, ये लाइन है, सेगमेंट नहीं है, लाइन है, इस इनिशियल लाइन के फिक्स, ये एक पॉइंट को, इनिशियल लाइन का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको फिक्स मानकर इस पॉइंट से अगर कोई दूसरी लाइन रोटेट करती है किसी भी तरफ, मान लीजिए सपोज ये कोई लाइन है, ये जो पहले मैंने लाइन खींची ये इनिशियल लाइन है, और उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कलर की लाइन मैंने खींची वो कोई दूसरी लाइन है, उसका नाम भी कुछ रखेंगे। इनिशियल लाइन से किसी भी दूसरी लाइन का जो भी रोटेशन होगा उस रोटेशन को ही एंगल कहा जाएगा, इनिशियल लाइन। और ये दूसरी लाइन, इसका नाम लिख ही लीजिए आप, इसको कहते हैं टर्मिनल लाइन। क्या कहेंगे? टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन के साथ टर्मिनल लाइन का जो भी रोटेशन होगा उसी रोटेशन को इन दोनों के बीच का एंगल कहा जाएगा। रोटेशन का मतलब यह है कि इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन जो है वो जिस तरीके से जिस तरफ घूमेगी, जितना घूमेगी, वो चाहे ऊपर को घूमे या फिर नीचे को घूमे, जितना घूमेगी, जितना रोटेट करेगी, उसी रोटेशन को इन दोनों के बीच का एंगल कहा जाएगा। तो यहां पर अगर इनके बीच का देखिए, ये इनिशियल लाइन है और ये जो है टर्मिनल लाइन है, इन दोनों के बीच के अगर एंगल की बात करो तो ये जो रोटेशन है, इन दोनों के बीच का रोटेशन इतना है। इस रोटेशन का कोई नाम अगर आप थीटा रख दीजिए तो आप कहेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन। अब ये रोटेशन इस तरफ को है, ये रोटेशन इस तरफ को भी हो सकता है, तो ये थीटा इधर बन जाएगा। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, अल्फा रख दीजिए। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का जो रोटेशन होता है उसी को आप क्या कह देते हैं? उनके बीच का एंगल कहते हैं। एंगल दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को समझने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे घड़ी होती है, क्लॉक होती है, क्लॉक में जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं उनके चलने की डायरेक्शन को आप दो नामों से जानते हैं। घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में चलेंगी उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में चलेंगी उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अब देखिए, घड़ी की सुइयां तो इस तरीके से चलती हैं, ऐसे चलती हैं, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन ये हुई, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अगर आपका देखिए, रोटेशन अगर आपका क्लॉकवाइज होगा, रोटेशन अगर आपका क्लॉकवाइज होगा तो एंगल जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इस बात को समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल इन सब चीजों के हेडिंग्स डलवा के इनकी डेफिनेशन लिखाऊं तो उस बात का कोई मतलब है नहीं। आप सिर्फ एक बार ओरली समझ लीजिए, और बाकी कोई थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी में पूछी जाने वाली बातें नहीं है, इन चीजों की समझ होनी चाहिए आपको बस। इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन का जो रोटेशन है वो अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगल नेगेटिव बनेगा, और इनिशियल लाइन के साथ टर्मिनल लाइन का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो फिर एंगल जो होगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इनिशियल लाइन से ऊपर की तरफ अगर आप एंगल बना रहे हैं, इनिशियल लाइन जो भी आपने ली है उससे अगर आप ऊपर की तरफ एंगल बना रहे हैं तो पॉजिटिव, और उससे अगर आप नीचे की तरफ एंगल बना रहे हैं तो एंगल आपका कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है बात। उसके बाद एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल हो गया, इनिशियल लाइन, टर्मिनल लाइन हो गई। उसके बाद एक चीज और आप जान लीजिए, क्वाड्रेंट्स, क्योंकि क्वाड्रेंट्स का रोल होगा यहाँ पर, काफी कुछ रोल होगा क्वाड्रेंट्स का। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे या ट्रिग्नोमेट्री ही जब पढ़ेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ें तो क्वाड्रेंट्स रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो क्वाड्रेंट रूल्स तो हम तब पढ़ेंगे जब वो आएंगे, मतलब जब उसका नंबर आएगा, जब सीक्वेंस में जब जहां पर भी होंगे। लेकिन क्वाड्रेंट्स के विषय में हम जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट जब भी आपने पढ़ी होगी, इससे पहले की क्लासेस में जब भी आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में, क्वाड्रेंट्स के विषय में जो है बात जरूर की गई होगी आपसे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एक वाई एक्सिस होता है जिसको आप वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस कहेंगे, और एक एक्स एक्सिस होता है जिसे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस
और वर्टिकल एक्सिस एक्स एंड वाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओ यानी कि ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। एक्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जो है मीट होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को मिलेंगे तो यहां पर देखिए 4 घर बन जाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो 4 जगह बन के तैयार होती है, जो 4 प्लेसेस होते हैं, इन्हीं को आप क्वाड्रेंट्स कहते हैं। एक्स और वाई के बीच का जो पहला ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और एंगल्स, इन दो चीजों के बारे में हमें पढ़ना है और शुरुआत हमने एंगल से की है। तो अगर क्वाड्रेंट भी हमें जानने हैं तो क्वाड्रेंट को भी हम एंगल के रेफरेंस में जानेंगे कि क्वाड्रेंट्स को एंगल के लिए जानना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे अभी जब आपने एंगल की डिफिनेशन पढ़ी थी तो एंगल की डिफिनेशन में आपने पढ़ा था कि एक इनिशियल लाइन होती है और जो इनिशियल लाइन आपने खींची थी वो हॉरिजॉन्टल थी। तो यहां पर ये जो आपके सामने व्यवस्था बनी हुई है, ये जो आपके सामने चीजें हैं एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें आप इनिशियल लाइन किसे कह सकते हैं? इसमें आप इनिशियल लाइन कह सकते हैं एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो क्या है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम कहेंगे इनिशियल लाइन। अगर एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन है तो इसी इनिशियल लाइन से एंगल्स बनने शुरू होंगे। ठीक, ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपने अभी पढ़ा था कि एंगल्स 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब एंटी क्लॉक जा रहे हैं, और एंटी क्लॉक जब आप जाएंगे तो एंगल आपका पॉजिटिव बनेगा। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखिए, अगर यहां से एंगल बनाना शुरू करेंगे, आप इनिशियल लाइन से एंगल बनाना शुरू करेंगे तो इनिशियल लाइन से ये इनिशियल लाइन यहां से जैसे ही जरा सा भी ऊपर उठेंगे तो मान लीजिए ये एंगल सपोज बन गया। ये एंगल जब बना तो ये एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऊपर की तरफ बना यानी कि पॉजिटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी इस तरफ से, इधर से अगर आप चलेंगे तो जितने भी एंगल्स आपको मिलेंगे वो हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव एंगल्स होंगे। वो चाहे ये एंगल हो, वो चाहे ये एंगल हो, या फिर ये एंगल हो, और या फिर ये एंगल। इस बात को आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां पे कहा जा रहा है कि ऊपर की तरफ अगर आप चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, और नीचे की तरफ अगर आप ऊपर की तरफ अगर आप चलेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो नेगेटिव। लेकिन इस बात को समझिएगा कि नीचे जब हम चले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, नीचे की तरफ चलने पर मिलने वाला एंगल नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने एंगल्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। नहीं, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चल के फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं तो आपका एंगल नेगेटिव होगा। सीधी डायरेक्शन में चल के अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं तो आपका एंगल नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब, अगर आप ये रास्ता चुनते हैं, अगर आप ये रास्ता चुन रहे हैं, ये वाला रास्ता अगर आप चुन रहे हैं तो इस वाले रास्ते में आपका एंगल यहां हो, या फिर सेकंड में बना हो, या फिर थर्ड में बना हो, या फिर फोर्थ में बना हो, हमेशा आपका एंगल पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बजाय अगर आप ये वाला रास्ता चुनते हैं, तो अब आपके सारे एंगल्स नेगेटिव ही होंगे। वो एंगल चाहे यहां बना हो, चाहे यहां बना हो, चाहे यहां बना हो, चाहे यहां। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज ऐसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए ये एंगल आपसे पूछा है पॉजिटिव या नेगेटिव, और एरो ऐसे बना दिया जाए, कहा जाए बताइए ये एंगल पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि चलने की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, मतलब चलने की डायरेक्शन एंटी क्लॉक, तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। इसके बजाय अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये एंगल कौन सा है, और डायरेक्शन ये बनी हुई है, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉक, एंगल ये पूरा एंगल पॉजिटिव। अगर आपसे पूछा जाए बताइए
ये एंगल कौन सा है, और डायरेक्ट और एरो ये बना दिया जाए, तो इसका मतलब है कि ये एंगल बनाने के लिए यहां से हम चले हैं और यहां पर आए हैं, यानी पूरा एंगल एंटी क्लॉक में बनाया गया है, तो एंगल पॉजिटिव। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाए कि बताइए ये एंगल कौन सा है, और एरो बना दिया जाए ऐसे, तो एरो जब ऐसे बना तो इसका मतलब देखिए इनिशियल लाइन पे एंगल सारे इनिशियल लाइन से ही बनेंगे। अब इनिशियल लाइन से हम ऊपर भी जा सकते हैं, इनिशियल लाइन से नीचे भी जा सकते हैं। तो इनिशियल लाइन से यहाँ किधर जाया गया, नीचे हम गए हैं और क्लॉकवाइज चल के एंगल बनाया, तो एंगल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वाड्रेंट्स में एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, रिपीट करके देखिएगा, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। ठीक, ये एंगल क्वाड्रेंट्स में एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव होना हो गया। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, क्वाड्रेंट्स में एंगल्स की थोड़ा रेंज भी हम देख लेंगे कि किन किन डिग्री, कौन कौन से डिग्रीज के एंगल कहां कहां पे होते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। देखिए आप जानते हैं कि इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस है आपकी, इनिशियल लाइन से जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे एंगल आपको मिलता चला जाएगा, एंगल का मेजरमेंट बढ़ता चला जाएगा, एंगल की डिग्री या जो भी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जब तक इनिशियल लाइन पर हम खड़े हैं तब तक हमारा एंगल कितना होगा बताइए भाई। इनिशियल लाइन से जैसे ही ऊपर आप बढ़ेंगे वैसे ही एंगल का मेजरमेंट शुरू हो जाएगा, यानी इनिशियल लाइन पर जब तक है तब तक कोई भी मेजरमेंट नहीं है, यानी इनिशियल लाइन पर जब तक आप खड़े रहेंगे तब तक एंगल आपका कितना है, 0 डिग्री। तो इनिशियल लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। इनिशियल लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ये थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। लेकिन इनिशियल लाइन से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर है तो 0 डिग्री। अब यहां से जैसे ही बढ़े एंगल बढ़ना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, और बढ़ते बढ़ते जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा यहां पर, 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यानी वाई एक्सिस पर जब पहुंचेंगे तो हमारा एंगल 90 हो चुका होगा। इनिशियल एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई पर 90 है, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में जितने एंगल्स आएंगे, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहां पर जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे 90 से कम होंगे और 0 से बड़े होंगे। इस बात को आप बहुत कायदे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो आगे की बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां ये बात समझ में आ रही है कि इनिशियल एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री और वाई एक्सिस पर 90 डिग्री, और एक्स और वाई के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे 90 से कम होंगे। इस बात को मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा जब क्वाड्रेंट रूल आपको बताने होंगे। यहां पर फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। इसके बाद जब इस लाइन को आप क्रॉस करेंगे तो 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा, और 90 से बड़ा होकर यहां तक आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक, इसके बाद और आगे जब बढ़ेंगे तो 180 से भी बड़ा हो जाएगा, और 180 से बढ़ते बढ़ते यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 270। और उसके बाद जब यहां पर आ जाएगा, एक आपका सर्कल पूरा हो गया तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू वापस कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी हम यहां पर थे तो 0 डिग्री पे थे, फिर चलना हमने शुरू किया, जब शुरू किया तो हमको रास्ते में 90 मिला, 90 का और आगे बढ़े तो 180 मिला, और आगे बढ़े तो 270 मिला, और आगे बढ़े तो एक सर्कल जब पूरा हुआ तो हमारा एंगल जो हुआ वो पूरा कितना हो गया। इनिशियल से चलकर वापस हम इनिशियल पर जब पहुंच गए तो हमने टोटल 360 डिग्री एंगल ट्रेवल कर लिया। ठीक है बात। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि एक एंगल आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में यह एंगल है, तो सिर्फ आपको उस एंगल का मेजरमेंट देखना होगा कितने डिग्री का एंगल है। 90 से कम है तो इधर रह जाएगा, 90 से ज्यादा है और 180 के बीच का है तो यहाँ होगा, 180 और 270 के बीच में है तो यहाँ होगा, 270 और 360 के बीच में है तो यहाँ होगा। जैसे मान लिया सपोज आपसे पूछा जाए 285 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो 285 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से चलना शुरू करेंगे और ये चलेंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे, 270 तक चलेंगे ही, और 285 के लिए 270 के आगे भी जाना पड़ेगा, तो यहां कहीं आएगा ये 270 है और 15 डिग्री और, तो ये होगा 285। होगा कि नहीं होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से एंगल्स देकर अगर आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाए तो आप इन चीजों के माध्यम से आप बता सकते हैं।
इसके अलावा क्वाड्रेंट पे और भी बहुत सारी बातचीत हम करेंगे, लेकिन जब क्वाड्रेंट रूल पढ़ना होगा, जब एक्सरसाइज आएगी, जब नंबर आएगा इसका, तब हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स आपने देख लिए, क्वाड्रेंट्स भी आपने देख लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। देखिए जनरली अभी तक आपने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें जो एंगल्स आपने पढ़े हैं वो एंगल्स जनरली आपने डिग्री में पढ़े हैं। जैसे आपने बचपन में छोटे क्लासेस में, हाई स्कूल 9th में साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री, मतलब ऐसे जो भी एंगल्स आपने पढ़े डिग्री में पढ़े। ये एंगल है और ये डिग्री जो है ये इस एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, इस एंगल को मापने का, इस एंगल को नापने का एक यूनिट है, ठीक है। जैसे हम वेट को केजी में नापते हैं, जैसे आपको कोई सामान आपको खरीदना हो तो केजी में नापते हैं, लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं, ठीक है। हाइट को हम सेंटीमीटर, मीटर, फिट, इन सब चीजों में नापते हैं। तो उसी तरीके से एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन क्या एंगल को केवल डिग्री में ही मेजर किया जाता है या इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं? जैसे वेट को हम ग्राम में भी मापते हैं, किलोग्राम में भी नापते हैं, पाउंड में भी मापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। यानी किसी भी एक चीज को मापने के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो कई सारी होती हैं। तो यहां पर क्योंकि हम एंगल्स पढ़ रहे हैं तो एंगल्स में भी हम जानेंगे क्या एंगल को मेजर करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही फॉर्म है जिसको हम डिग्री की फॉर्म में जानते हैं, या और भी तरीके हैं? अगर और हैं तो क्या क्या है, और डिग्री जो मापन तरीका है वो कहाँ का है, कैसा है, उसकी क्या क्या और चीजें हैं उसमें, आइए देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट्स, किसी भी एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम्स हो सकते हैं और हर सिस्टम का क्या यूनिट होता है, आइए ठीक है देखा जाए। देखिए एंगल को मेजर करने के बेसिकली 3 सिस्टम्स माने जाते हैं। एक सेक्साडेसिमल, एक होता है सेंटिसिमल और एक होता है रेडियन या सर्कुलर। इसमें से 2 की जानकारी आपको है, 2 से जो है आप परिचित हैं। एक सेक्साडेसिमल से आप परिचित हैं। अब सेक्साडेसिमल नाम से आप परिचित नहीं है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम आपने पहली बार सुना होगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम का नाम आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो डिग्री में मेजरमेंट आप करते हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो सेक्साडेसिमल सिस्टम ही है। उसके बाद एक और फॉर्म है, उसको भी आप जानते हैं, रेडियन। रेडियन में जो पाई में आप एंगल्स पढ़ते हैं, पाई/6, पाई/3 अगर पढ़े हैं तो ये रेडियन सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है। नया सिस्टम आपके लिए है सेंटिसिमल, शायद आपने ना पढ़ा हो सकता है कि कुछ लोग जानते भी हों। इसमें जो एंगल्स होते हैं वो ग्रेड में नापे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले सेक्साडेसिमल। देखिए शुरुआत की जो 2 पद्धतियां हैं, जो 2 सिस्टम्स हैं, सेक्साडेसिमल और सेंटिसिमल। सेक्साडेसिमल और सेंटिसिमल जो हैं वो एंगल को मेजर करने के लिए वो राइट एंगल को बेस मानते हैं, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल को बेस मानते हैं। दोनों ही सिस्टम्स ने जो अपनी डिफिनेशंस दे रखी हैं वो राइट एंगल के थ्रू दी गई हैं, उनकी डिफिनेशंस, ठीक है। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटिसिमल दोनों ही राइट एंगल के थ्रू अपनी डेफिनेशन को समझाते हैं, अपने मेजरमेंट यूनिट को समझाते हैं। क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम ने राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि एक राइट एंगल जो है, सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि एक राइट एंगल जो है वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये है आपका राइट एंगल, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है नहीं, 90 डिग्री का नहीं, ये राइट एंगल है। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि जो राइट एंगल होगा वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी इन सारे पार्ट्स को अगर आप मिला देंगे तो टोटल कितना बनेगा? 90। राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है। यानी इन सारे इक्वल पार्ट्स को अगर आप मिला देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 90। यानी एक इक्वल पार्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री। ध्यान समझते जाइएगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम ने राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया पहले,
90 इक्वल पार्ट्स मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। इसका मतलब एक पार्ट जो है, जो एक पार्ट है ये कितना बनाएगा, 1 डिग्री। उसके बाद सेक्साडेसिमल ने इस 1 डिग्री को भी डिवाइड किया, तो इसको जो आप जो है इसको कर लीजिए जूम और इधर अलग बना लीजिए। ये जो 1 डिग्री वाला एंगल है, जो 90 इक्वल पार्ट्स थे, एक एक डिग्री के 90 हैं, इसमें से 1 डिग्री को हमने निकाल लिया, तो ये आपका 1 डिग्री है। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि ये 1 डिग्री जो है ये 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 1 डिग्री जो है ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और हर पार्ट को क्या कहते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। 1 डिग्री जो है ये 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट जो होगा वो 1 मिनट कहा जाएगा, और ये इसका सिंबल है। बात समझ में आई? उसके बाद सेक्साडेसिमल सिस्टम ने इस 1 मिनट को भी डिवाइड किया, तो इसको जूम आउट कर लीजिए जरा, ध्यान से समझिएगा। बाद में मैं लिखवाऊंगा तो चीजें आसान है, लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूं समझा दूं आपको। ये है आपका 1 मिनट। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि ये जो 1 मिनट है, ये 1 मिनट भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 1 मिनट भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने, 60। और इसमें हर एक इक्वल पार्ट को 1 सेकेंड कहा जाता है। बात समझे? ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि कोई भी राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता है। और ये 1 डिग्री जो होता है, ये 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इन 60 इक्वल पार्ट्स में से हर पार्ट को 1 मिनट कहा जाता है। और हर एक मिनट जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक इक्वल पार्ट को 1 सेकेंड कहा जाता है। इसको अगर आप समराइज कीजिए, मैथमेटिकली लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि इसको इस तरीके से आप कहेंगे, इस सिस्टम के अनुसार 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो है, मतलब एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट को अगर 1 डिग्री कहेंगे तो टोटल 90 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। और 1 डिग्री जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 1 डिग्री में, और हर इक्वल पार्ट को 1 मिनट कहेंगे तो 60 पार्ट्स हैं तो 60 मिनट्स हो जाएंगे, तो 1 डिग्री में 60 मिनट। और हर मिनट जो है वो 60 और नए पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और हर पार्ट को सेकंड कहेंगे तो 60 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम ये कहता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। बात क्लियर? ये एंगल को मेजर करने का जो आप जनरल तरीका फॉर्म अभी तक यूज करते चले आ रहे हैं कि डिग्री, मिनट और सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक राइट एंगल में 90 डिग्री। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम चलेंगे अगले पर। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना हो तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेंटेसिमल। सेंटेसिमल में क्या है, अब सबकी कहानी वही है। इन्होंने भी क्या किया, एक राइट एंगल को डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि एक राइट एंगल जो है, सेंटेसिमल जो है वो क्या कहता है, चलिए
सेंटेसिमल कहता है कि एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेडियंट के बराबर है। अच्छा, उसका जैसे जो सिंबल था वो डिग्री था, इसका जो है होता है वो ग्रेडियंट होता है, ग्रेड होता है, जी लिखा जाता है ऊपर से। तो एक ग्रेड इक्वल टू 100 डिग्री, एक डिग्री इज इक्वल टू, इसमें 100 मिनट होते हैं और एक मिनट जो होते हैं वो इसमें 100 सेकेंड होते हैं। ठीक है बात, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ये जो है इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेंटेसिमल सिस्टम जो है इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ एंगल। और जो आपका ये था सेक्साडेसिमल था, इसको आपको कहा जाता है इंग्लिश सिस्टम। क्या कहा जाता है? इंग्लिश सिस्टम। सेक्साडेसिमल इंग्लिश सिस्टम और सेंटेसिमल जो है वो फ्रेंच सिस्टम। उसमें एक डिग्री एक राइट एंगल जो है, एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेडियंट के बराबर। एक राइट एंगल 100 ग्रेडियंट के बराबर, एक ग्रेडियंट 100 मिनट के बराबर और एक मिनट 100 सेकेंड के बराबर। बिल्कुल वही सेम तरीका है कि एक राइट एंगल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में, हर एक पार्ट को ग्रेडियंट कहा गया। फिर एक ग्रेडियंट जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में, हर एक इक्वल पार्ट को मिनट कहा गया, और फिर हर एक मिनट 100 इक्वल पार्ट्स में और हर एक पार्ट को सेकेंड कहा गया। ये इसके यूनिट्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन को समझने के लिए देखिए आपको सर्कल पे आना होगा। रेडियन या सर्कुलर सिस्टम से एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए एक सर्कल बनाएंगे यहां पर ऐसे, और कुछ कंडीशंस ले लेंगे। एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी। तो ये एक यूनिट सर्कल हो गया। इस यूनिट सर्कल पर एक यूनिट लेंथ की हम आर्क लेंथ ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है? इस सर्कल की रेडियस यूनिट है, ध्यान रखिएगा डेफिनेशन के लिए। सर्कल की रेडियस यूनिट है। सर्कल पे जो आर्क हमने ली है इसकी लेंथ जो है ये यूनिट है। ऐसी कंडीशन में ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसको हम कहेंगे 1 रेडियन, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के ऊपर C लिख के। ठीक है, किसी यूनिट सर्कल में उस सर्कल की एक यूनिट लेंथ की आर्क लेकर वो यूनिट लेंथ की आर्क उस सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, जो एंगल फॉर्म करेगी, वही एंगल 1 रेडियन कहा जाएगा। ठीक है बात? अगर यूनिट रेडियस का ये सर्कल हो, यूनिट लेंथ की ये आर्क हो, तो इस आर्क से इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी को हम 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। इसमें जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो पाई की फॉर्म में होता है। आगे जैसे जैसे वो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनमें फिर हम देखेंगे। या सिंपली समझ लीजिए आप, डिग्री और पाई में जनरली आपको जो है ये कन्वर्जन क्वेश्चन कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे कहा जाए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो कभी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री वाले एंगल x डिग्री को, तो डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बस और कुछ नहीं करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर एंगल आपको डिग्री में दे रखा है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर एंगल आपका रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो उस रेडियन वाले एंगल को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका एंगल रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम्स हो गए। उसके बाद अगली बात पे चलेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ पाई। देखिए, पाई की वैल्यू और पाई का मीनिंग जानने के लिए सर्कल को जानना जरूरी है। वैसे पाई का एक इतिहास है, इसकी एक हिस्ट्री है, कहानी है, लेकिन वो कहानी फिर कभी होगी।
यहां पर हम सिर्फ इतना जान लें कि देखिए आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा C = 2 पाई r। अगर कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है, सर्कल की सरकमफ्रेंस c है, तो c की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई r होती है, जानते हैं आप। यहां से अगर आप पाई की वैल्यू निकालें तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए c बना रहेगा और 2r नीचे चला जाएगा, होगा। c क्या है, c है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और 2r, r क्या है रेडियस और 2r का मतलब डायमीटर है कि नहीं। यानी पाई की डेफिनेशन अगर आप यहां से निकालें तो किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस और उस सर्कल के डायमीटर के रेशियो को पाई कहते हैं, ठीक। या कह लीजिए किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को डायमीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपकी पाई होगी। और दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं उन सारे के सारे सर्कल्स के लिए पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। ये आश्चर्य आपको हो सकता है, लेकिन यही बात सही है कि किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अगर आप रेशियो लेंगे तो वो रेशियो कभी भी नहीं बदलेगा। सर्कल चाहे जितना छोटा हो, सर्कल चाहे जितना बड़ा हो, सर्कल चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, ठीक है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होगा वो कभी भी नहीं बदल सकता है, वो जो भी मिलेगा वो हमेशा पाई के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3.14, ठीक है, जो यूज करने में होती है, या 22/7। अब इसकी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि पाई की वैल्यू एक्चुअली 3.14 नहीं होती है, 3.14582 समथिंग ऐसे करके होती है, बहुत लंबी सी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट तक इसका डिवीजन जाता है 22/7 का, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीजें आप क्लास 9th में या 10th में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि उसमें पाई पे बाकायदा पाई रेशनल और इरेशनल करके एक टॉपिक दे रखा है, उसमें इसकी रेशनलिटी और इरेशनलिटी समझाने में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसकी यूजफुल वैल्यू सारी चीजें आपको बताई गई हैं। यहां पर हम सिर्फ जनरल बात करेंगे कि किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है 3.14 उसकी वैल्यू यूज की जाती है, या 22/7 भी उस कांस्टेंट की वैल्यू आती है, और इसे आप पाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यही इतनी पाई की कहानी आपके लिए अब कारगर है। अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप पिछली क्लासेस में जाइए, क्लास 9th में, मेरे ही क्लास में आप देख सकते हैं, क्लास 9th के उसमें रेशनलिटी का एक वो प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि पाई रेशनल है या इरेशनल है या क्या जो भी है वो कैसे है। तो हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। इसमें एक और चीज आपको बताई गई है इसमें, अभी जो आपने एंगल के मेजरमेंट के 3 फॉर्म्स पढ़े, सेक्साडेसिमल जिसमें आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, ग्रेडियंट जिसमें आप एंगल को ग्रेड में, सेंटेसिमल जिसमें आप एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं, और रेडियन या सर्कुलर सिस्टम जिसमें आप एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। इन तीनों ही सिस्टम्स का आपस में क्या रिलेशन है, इन तीनों ही सिस्टम्स का अगर आपस में रिलेशन आपको देखना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कब आपके लिए यूजफुल होगा, जैसे कहा जाए कि एक एंगल का डिग्री में इतना मेजरमेंट है, इसी एंगल का ग्रेड में इतना मेजरमेंट है, और इसी एंगल का रेडियन में मेजरमेंट, आप बताइए। या आपसे कहा जाए डिग्री में इतना है तो ग्रेड में कितना होगा, तो इन दोनों को आप यूज कर लीजिए। आपसे कहा जाए ग्रेड में एंगल इतना है तो यही एंगल रेडियन में कितना होगा, तो इन दोनों को यूज कर लीजिए। आपसे कहा जाए डिग्री में इतना है तो रेडियन में कितना होगा, तो आप इनको चाहे तो यूज कर लीजिए। वैसे इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं कि डिग्री में है रेडियन, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन आप डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन डिग्री का ग्रेडियंट के साथ या रेडियन का ग्रेड के साथ अगर आपको कन्वर्जन करना हुआ तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या है फॉर्मूला, d/90 = g/100 = 2c/π। इसमें क्या है, d डिग्री वाला मेजरमेंट, डिग्री वाला एंगल ये है, ये ग्रेड वाला एंगल है, और ये रेडियन वाला एंगल है। जो भी चीजें आपको दे रखी हैं और जो भी चीजें आपको निकालनी है उनमें रिलेशन जो भी यहां से निकल के आए उसको आप यूज कर लीजिए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें थी, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है।
तो क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में करें, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहली एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास, क्योंकि पहली क्लास थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जितने कॉन्सेप्ट्स, मतलब इस पहली एक्सरसाइज के रिगार्डिंग एंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज में अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस एंगल पर बेस्ड जो होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एक्चुअल क्वेश्चंस पे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।